अस्सलाम, अगर आप ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आज मेरे पास एक केस आया और ये परफेक्ट केस है वीज़ा लगने का। परफेक्ट 100%। अगर आपके भी पोर्टफोलियो इस तरह का है और आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आंखें बंद करके कर लें, आपका जो है वीज़ा लग जाएगा। ये परफेक्ट पोर्टफोलियो और ये विज़िट वीज़ा है। स्पेसिफिकली टू द पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा का एप्लीकेंट की ख्वाहिश है कि वो विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स आप सुन लें, समझ लें क्या मैं कह रहा हूँ। और ये चीज़ें अगर पोर्टफोलियो आपका इसके इर्द गिर्द मैच करते हैं और आप ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो यू आर द परफेक्ट एप्लीकेंट, आप रब्ता कर सकते हैं। एप्लीकेंट ने जाना है मार्च में एंड 9 नवंबर है, वो नवंबर में ही अप्लाई करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है। आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक का टाइम होना चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं। स्पेसिफिकली मैं ब्राज़ील के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एप्लीकेंट की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, वो घूमते फिरते रहते हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, डेट इज़ गुड। एप्लीकेंट की माहाना इनकम जो है वो 5 लाख रुपया है और बकौल उनका एक्सपेंस 4 लाख हो जाता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं था क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब उनकी स्टेटमेंट आए तो ये मैनेज की जा सकती है। हर महीने 5 लाख रुपये जब इंटर हो रहा है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन 6 महीने की बनाई जा सकती है। एप्लीकेंट का सोर्स ऑफ इनकम एक बिज़नेस है। डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास अच्छी मंथली इनकम आ रही है और आप एक्सपेंस करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है। मतलब ये कि आप विजिट वीज़ा में जा सकते हैं। अब ये आपका अगर पोर्टफोलियो है, लेट अस सपोज नवंबर में आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आपने मार्च में जाना है, नंबर 1। नंबर 2 आपने विजिट वीज़ा पे जाना है। नंबर 3 आपका एक रनिंग बिजनेस है या कोई भी जॉब है जिसमें आपकी माहाना आमदनी 5 लाख रुपए है। मतलब माहाना इनकम जो आपकी ग्रॉस सैलरी है 5 लाख है। हम उसमें उसकी बात नहीं करते एक्सपेंसेस की, वो हम खुद मैनेज कर लेंगे जब आप बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे। और आपके पास आप सोलो ट्रैवलर हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। अगर नहीं भी है तो ब्राज़ील के कॉन्टेक्स्ट पे इतना मैटर नहीं करती। आपके पास एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, और आपकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी भी है जो कि आपके नाम पे है। तो भाई आप काटना है, सो काटना। तो भाई आप एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं जिसका केस तैयार करने में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है तैयार करने में। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब अच्छे पढ़े लिखे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें जब आप इस्टेब्लिश करते हैं, अच्छी फ़ाइल बनाते हैं, तो फाइल बनाने वाले को भी बड़ा मज़ा आता है। और 99% चांस है कि आपका केस जो है अप्रूव हो जाए, आपको वीज़ा मिल जाए, बशर्ते कि फ़ाइल सही से तैयार की और बशर्ते कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को सही से जस्टिफाई किया। अब आ जाते हैं क्या करना है। अब आपको इस सारे सिनेरियो में चाहिए क्या? आपको एक वैलिड आईडी चाहिए, आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपका प्रॉपर एफआरसी बनी होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमआरसी होनी चाहिए। अब ऐसा केस है जिसमें साहब ने फरमाया कि जी मेरे पास एमआरसी नहीं है क्योंकि मेरा निकाह बहुत पहले हुआ हुआ है, उस वक्त तो ये निकाह रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे। तो एफआरसी है, एमआरसी नहीं है तो डजेंट मैटर। अगर वाइफ के आईडी कार्ड पे आपका नाम ही लिखा हुआ है तो दैट्स क्लियर, बस वो उसकी आईडी कार्ड की कॉपी साथ लग सकती है। आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 14-15 लाख रुपए होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस जो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, 10 लाख तक भी हो तो काम चल सकता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका, अगर लेटर सपोज आपका बिजनेस है तो आपका एनटीएन फाइल रिटर्न नहीं लगानी, एनटीएन बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप पे है जिस मर्जी पे। बैंक स्टेटमेंट वो जिसमें आपकी मंथली इनकम आ रही है और वो आपके अपने नाम की होनी चाहिए। कारोबार की बैंक स्टेटमेंट अलग होती है, आपके ज़ाती अपने नाम की बैंक स्टेटमेंट अलग होती है। आपने अपने ज़ाती नाम की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, ठीक हो गया। और प्लस आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, एफआरसी, एमआरसी और आपकी आइडेंटिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई होना लाजमी है, अटेस्ट होने चाहिए। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपकी ये ओवरऑल ये आपकी जो क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट इस तरह से है। अब अगला काम क्या रहेगा कि एक प्रोफेशनल ने आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन फिल करनी है और एक प्रॉपर टेक्नोक्रेट ने आपकी बैंक स्टेटमेंट को सही से जस्टिफाई करना है 6 महीने के फाइनेंसेस को। यहाँ पर कोई भी गलती करेगा, लेट अस सपोज आपका केस 99% अप टू द मार्क है और आपने बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाई नहीं की, आपने उसका डॉक्यूमेंट सही से नहीं बनाया, आपने नहीं अपने फाइनेंसेस को जो है उसको एड्रेस किया, 95% चांस है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिनके पास इतना अच्छा पोर्टफोलियो होता है, वो कहते हैं हमारा वीज़ा तो लगेगा ही लगेगा, अप्लाई करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट। और यूके के केस में, ब्राज़ील के केस में ज़्यादातर, और कनाडा के केस में भी ऐसा होता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? वजह ये है कि भाई बैंक स्टेटमेंट में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। आपने कहा बस ये मेरे अकाउंट में 15-20 लाख पड़ा हुआ है, आपने कहा डालो उसको, कोई मसला नहीं है, वो देखने वाला बेवकूफ़ होगा, वो ऐसे साइन कर देगा। नो, वो आपकी सारी जस्टिफिकेशंस पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट पड़ेगा, और उसको जस्टिफाई करने के लिए यू नीड अ टेक्निकल मैन जिसको सारी की सारी इकोनॉमिक्स इसकी आती है, जिसको सारी ओवरऑल क्रेडिट डेबिट करना आता है, जिसको सारा प्रोसीजर पता है और जिसको पता है कि कैलकुलेशन कैसी कब कहाँ लगानी।
वो डॉक्यूमेंट होना लाजमी है, वो साथ ओवरऑल आपकी जस्टिफिकेशन होना लाजमी है, तब आपका केस 99% तक ठीक होता है। वो डॉक्यूमेंट ख़राब होता है, वीज़ा रिजेक्ट। आपका केस 99% तक ठीक होता है, वो एक डॉक्यूमेंट लगता है, वीज़ा लग जाता है। तो ये चीज़ आपने मैनेज करनी है। बाकी ओवरऑल जिनका भी ये पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो में बड़े अच्छे तरीके से ब्राज़ील के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजिट वीज़ा। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।